नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हिंसा में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है। इस बारे में सरकार को ज्ञापन दीजिए। अदालत ने गलत रिपोर्टिंग मामले में मीडिया को कोई निर्देश देने से भी इनकार कर दिया है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल दखल नहीं देंगे, सरकार को जांच पर उचित कार्रवाई करने दीजिए। सीजीआई ने ये भी कहा कि हमने पढ़ा है कि सरकार मामले की जांच कर रही है। हमने पीएम का बयान भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि हमें लगता है कि पुलिस और सरकार को जांच करने देना चाहिए। सरकार के लोगों की ओर से जो बयान आए हैं उससे लगता है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको जो भी कहना है आप सीधे सरकार को ज्ञापन दीजिए। देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। हमने पीएम का भी बयान देखा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, हम दखल नहीं देना चाहते। आप सरकार को ज्ञापन दें। एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन की मीडिया में रिपोर्टिंग को लेकर भी दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि मीडिया का बड़ा तबका किसानों को गलत तरह पेश कर रहा है और उनके लिए आतंकी जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए मीडिया को कोई दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी को किसान रैली के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। याचिका में दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता और हाईकोर्ट के 2 जजों का 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाए। साथ ही हिंसा के लिए और तिरंगे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली बेकाबू हो गई थी। आईटीओ से लाल किले तक जमकर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीजीआई बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं और न्याय कर्मियों के सीमित प्रवेश की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय की पहल पर यह फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदीप राय ने सीजीआई को इसके लिए एक पत्र भी लिखा था। अब न्याय कर्मियों को रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्च में सीमित प्रवेश की इजाजत मिल गई है। उधर प्रवेश 8 फरवरी से दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक बैठक में प्रवेश के दिशा निर्देश तय किए हैं। सीजीआई बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं और न्यायकर्मियों को रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्ज में सीमित प्रवेश की इजाजत दे दी है। इस बाबत जल्द ही एसओपी जारी होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय की पहल पर की गई। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग और कई क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण वकीलों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुवक्किल भी परेशान थे। प्रदीप राय ने सीजीआई बोबडे से फिजिकल हियरिंग और प्रवेश को सामान्य जल्द करने की अपील की थी और कहा था कि अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो जल्द फिजिकल हियरिंग शुरू होनी चाहिए, जिससे कि अदालत की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो और ऑनलाइन सुनवाई पर निर्भर ना रहा जा सके। सीजीआई को लिखे पत्र में प्रदीप राय ने वकीलों की रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्ज में भी प्रवेश की मांग की थी। आज परिस्थितियां अलग हैं। करीब 3000 रजिस्ट्री के एम्प्लॉइज रोज कोर्ट में जाते हैं। 500 से ज्यादा जो पुलिस के सिपाही हैं जो कि कोर्ट की पहरेदारी कर रहे हैं वो रोज कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के स्टाफ के लोग भी कोर्ट के अंदर जाते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स हैं उनकी कोई एंट्री नहीं है। लाइब्रेरी में आप नहीं जा सकते, कैंटीन में आप नहीं जा सकते। सीजीआई को लिखे पत्र में प्रदीप राय ने कहा है कि कोविड के हालात के दौरान ये पाया गया कि जिन वकीलों और एससीबीए सदस्यों के पास सुप्रीम कोर्ट परिसर में चेंबर नहीं है, उन्हें अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वकीलों का प्रवेश रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम, लेडीज बार लॉन्ज और कैंटीन में प्रतिबंधित है। इसलिए अनुरोध है कि वकीलों को इन स्थानों में प्रवेश की अनुमति मिले, जिससे कि कोर्ट की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एससीबीए और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक बैठक की और दिशा निर्देश तय किए। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्कोरा की ज्वाइंट मीटिंग हुई। ज्वाइंट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि लाइब्रेरी, कैंटीन, लॉन्ज रूम और रजिस्ट्री कोविड-19 के गाइडलाइंस को पालन करते हुए वकीलों के लिए खोला जाएगा और लॉयर्स चैम्बर्स की जो टाइमिंग पहले केवल 5 बजे तक थी, 10 से 5 थी, अब वो टाइम जो है पर डे 7 बजे तक हो गई। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अधिकृत अधिवक्ताओं और विधि क्लर्कों की रजिस्ट्री में एंट्री 8 फरवरी से होगी। हर 100 व्यक्ति को प्रति 90 मिनट में 3 स्लॉट में प्रवेश दी जाएगी। प्रवेश वक्त सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, 11:30 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्ज में एंट्री सीमित रहेगी। अधिवक्ता लॉकर क्षेत्र में सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। लिटिगेंट्स के लिए कैफेटेरिया मौजूदा और लागू कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार खोला जाएगा। चैम्बर ब्लॉकों की समय सीमा शाम 7 बजे तक बढ़ाई जाएगी। चैम्बर ब्लॉक राजपत्रित अवकाश सहित सभी दिनों में खुलेंगे। देश में कोविड-19 के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश 8 फरवरी से उपलब्ध होगा। हर उपयोग के लिए अपेक्षित एसओपी जल्द जारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र के 2018 के कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर वो 8 मार्च से अदालत कक्ष के साथ ही ऑनलाइन दोनों तरीके से सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि अगर शीर्ष न्यायालय में अदालत पक्ष में सुनवाई शुरू होती है तो पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से दलीलें दे सकते हैं और अगर कोई डिजिटल माध्यम से दलील देना चाहता है तो इसकी भी इजाजत रहेगी। उधर वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण ये व्यवस्था पिछले वर्ष मार्च से चली आ रही है और न्यायालय डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से सुनवाई जल्द ही बहाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी-बीसी अधिनियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीखें तय की, जिसे नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 मार्च को सुनवाई शुरू करने और 18 मार्च 2021 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। 8, 9 और 10 मार्च की तारीख अपीलकर्ताओं द्वारा बहस के लिए तय की गई, जबकि 12, 15 और 16 मार्च को उत्तरदाताओं के प्रस्तुतिकरण के लिए तय किया गया है। बेंच ने आगे उल्लेख किया कि हस्तक्षेपकर्ताओं और अन्य को 17 तारीख को सुना जाएगा। 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल जवाबी दलीलों के साथ सबमिशन देंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार के अनुरोध पर न्यायालय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के बाहर के निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की जा सकती है
और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के लिए न्यायालय किताबों का संदर्भ लेगा। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की शारीरिक रूप से सुनवाई की कार्यप्रणाली 8 मार्च तक फिर से शुरू हो जाती है तो इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी, अन्यथा ये वर्चुअल सुना जाएगा। सुनवाई अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में इस बात को दोहराया कि किस केस में शामिल ढेर सारी फाइलों के कारण शारीरिक अदालत में मामले को सुना जाना चाहिए। बेंच ने सुझाव पर विचार किया और मामले को 8 मार्च को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई अब 8 मार्च को होगी। बेंच ने 9 दिसंबर 2020 को मराठा कोटे के तहत नियुक्तियां और प्रवेश करने के लिए सितंबर 2020 में 3 जजों की बेंच द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 की संवैधानिकता के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 25 जनवरी से सुनवाई का फैसला किया था। पीठ ने मराठा कोटे के तहत नियुक्ति और प्रवेश करने पर इस साल सितंबर में 3 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। 3 जजों की बेंच द्वारा रोक के आदेश को बड़ी बेंच को मामलों का हवाला देते हुए पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। आजीवन कारावास की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 335 के तहत किसी कैदी की समय से पहले रिहाई के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। इस बाबत कोर्ट ने परामर्श शब्द की व्याख्या भी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 435 के तहत किसी कैदी की समय से पहले रिहाई के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। ये प्रावधान राज्य सरकार को कुछ मामलों में सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है। जहां विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच की गई है या किसी अन्य एजेंसी को केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने का अधिकार दिया गया है। जस्टिस विभू बाखरू की एकल पीठ ने कहा कि परामर्श शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रीहरन मुरुगन केस में सहमति के रूप में लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने केवल सीआरपीसी की धारा 435 के प्रावधानों की व्याख्या की थी और किसी भी कानून ने निर्धारित नहीं किया था जो संसद द्वारा लागू किए गए कानून से अलग हो। इस प्रकार ये निर्णय कि वी श्रीहरन में दिया गया निर्णय उस तारीख से संभावित रूप से लागू होगा जिस दिन ये निर्णय दिया गया था में कोई योग्यता नहीं है। एसआरबी दिशा निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता 7 मई 2017 को समय से पहले रिहाई का पात्र हो गया। एसआरबी ने याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की और दिल्ली के उपराज्यपाल 4 मौकों पर मंजूरी दी गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले 3 मौकों पर उक्त निर्णय पर सहमति नहीं जताई और चौथी सिफारिश पर बैठ जाने का आरोप लगाया। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की एआरबी की सिफारिश एक अच्छी तरह से विचार की गई है और जब तक उससे असहमत होने का कोई प्रासंगिक कारण नहीं है उसी को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में पीठ ने कहा याचिकाकर्ता की समय पूर्व रिहाई के लिए सहमति देने से इनकार के आदेश अकारण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के लिए एसआरबी की सिफारिशों से सहमत नहीं होने का केंद्र सरकार का निर्णय मनमाना है और किसी प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना है। ये बिना दिमाग के उपयोग किए और बिना किसी कारण के है। इस आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर फेसबुक के जरिए दोस्त बनाकर यौन शोषण करने वाले मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही फेसबुक रिक्वेस्ट बच्ची ने भेजी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतरंग रिश्ते बनाने की सहमति भी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता ने आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसका ये मतलब जरा भी नहीं है कि आरोपी बच्ची के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा कि लोग नेटवर्किंग, ज्ञान और मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न कि यौन शोषण और मानसिक शोषण करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकांश युवा ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद और सक्रिय हैं, इसलिए युवाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर नए सामाजिक संबंध बनाना असामान्य नहीं है।
इसका कोई मतलब नहीं है कि जो बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं वो यौन की खोज के लिए या वो इस तरह के निमंत्रण प्राप्त करने के इरादे से ऐसा करते हैं। आरोपी का तर्क था कि चूंकि लड़की ने अपने नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया था, इसलिए उसने माना कि वो 18 साल से ऊपर की उम्र की है और इसलिए उसके साथ सहमति से अंतरंग रिश्ते बनाए। अदालत ने कहा कि 13 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति फेसबुक अकाउंट बना सकता है और इसलिए इस विवाद को स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने पाया कि महज इसलिए ही उसने आरोपी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उससे यह अनुमान नहीं लग सकता कि उसने आरोपी को सहवास स्थापित करने के इरादे से ऐसा किया था। अदालत ने यह भी माना कि लोगों के लिए सोशल मीडिया पर अपनी उम्र और पहचान के बारे में सब कुछ नहीं बताना असामान्य है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच है। कोर्ट ने कहा कि जैसा कि आरोपी ने पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से देखा है, वो ये जरूर जान चुका है कि पीड़ित 13 वर्ष और 3 महीने की लड़की है, इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो यौन संबंध बनाने के लिए वयस्क है। चूंकि पीड़िता 18 साल से कम उम्र की थी और उसकी सहमति अपरिहार्य है, इसलिए ये प्रथम दृष्टया में वैधानिक बलात्कार है। बचाव के लिए क्या उम्र की गलती का तर्क स्वीकार है, इस मुद्दे पर कोर्ट ने कहा, रघुनाथ रामनाथ जोलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच की डिवीजन बेंच ने इसी तरह का मामला सामने आया। केस में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 का एक हिस्सा है। जब तक आरोपी को इसका पता नहीं चलता है, 16 वर्ष से कम आयु के अभियोजन पक्ष को साबित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के लिए दंड देयता को आकर्षित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम माइनर बनाम निदेशक के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हैं। इसमें अभियोजन पक्ष का कहना था कि अगर 16 वर्ष से कम आयु है तो इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के 6 खंड के अंतर्गत नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है तो ये कानून की योजना के साथ छेड़छाड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत मिल गई है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने कप्पन और अन्य गिरफ्तार लोगों को अपने वकीलों से मिलने की इजाजत दे दी है। ये जानकारी यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताई। पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ हाथरस के रास्ते पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर हाथरस में दंगे और जाति आधारित अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया है कि 3 कथित पीएफआई सदस्यों को, जिन्हें पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ हाथरस के रास्ते पर गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जेल में उनके वकीलों से मिलने की अनुमति दी। एएजी मनीष गोयल ने जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच से कहा कि वकील जेल के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं से मिल सकते हैं। ये घटनाक्रम तब प्रकाश में आया जब याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक मथुरा उन्हें क्लाइंट से मिलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। 28 जनवरी को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि प्रतिवादी नंबर 5 याचिकाकर्ताओं को जेल में मिलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि वकील जेल मैनुअल के अनुसार जेल में याचिकाकर्ताओं से मिल सकते हैं। बेंच एक छात्र अतीक उर रहमान की ओर से दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका के अनुसार आलम, कैब ड्राइवर और मसूद तीनों को 5 अक्टूबर 2020 को पुलिस उपाधीक्षक ने रोक लिया था, जबकि वे हाथरस जा रहे थे और बाद में सीजेएम मथुरा द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन पर हाथरस में दंगे और जाति आधारित अशांति फैलाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और उन पर कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पहली बार हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई की, जहां खंडपीठ ने सरकारी अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने अदालत को सूचित किया है कि बंदी की याचिका में काउंटर एफिडेविट की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को दी गई है और विसंगतियां दूर करने के लिए 4 फरवरी को अदालत में दायर की जाएगी। इससे पहले केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने भी यह आरोप लगाया था कि सिद्दीकी कप्पन, जिन्हें उसी दिन मथुरा में भी गिरफ्तार किया गया था, को उनके वकील को अधिकृत करने के लिए किसी भी वकील से मिलने और वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने से रोका जा रहा है। संगठन ने कहा कि जेल अभियुक्तों के साथ मिलने का अनुरोध करने वाले अधिवक्ता विल्स मैथ्यूज की यात्रा जेल परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसकी जांच करके साबित की जा सकती है। संगठन ने यह भी दावा किया था कि कप्पन को हिरासत में यातना दी गई थी और उसने पत्रकार की गिरफ्तारी में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन।